गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? हम लोग कल जो टॉपिक 8 है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सेकंड चरण है वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे जो 1930 से 1947 के बीच जो घटना घटी है राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको ख़त्म करेंगे। तो 2024 का जो प्रश्न है यहाँ से आपका शुरू होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ये 105 नंबर प्रश्न है आपका। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। ठीक है, पहला आपका है कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और देशी रियासत, उन दोनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की बात की गई। सही है। रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। ठीक है, 105। ठीक है, तो आपका जो है कि दूसरा वाला गलत है। रक्षा और विदेश मंत्रालय को मिलाकर इसमें नहीं रखा गया था। ठीक है, पहला तो आपका सही है। जो 1935 का घटना हुआ था, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था 1935 जो, और 1937 में ये लागू किया गया था। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना करने वाली संयुक्त चयन समिति की एक रिपोर्ट पर आधारित था। ये जो 1935 का अधिनियम था आपका, ये 1937 में लागू हुआ। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना करने वाली संयुक्त चयन समिति की एक रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य बातें थी? एक तो भारतीय परिसंघ का निर्माण, जिसमें दो स्तर शामिल थे, एक तो केंद्रीय कार्यकारी और दूसरा संसद, तथा उसके नीचे जो आपका प्रांत और रियासतें आ गई वो, इसलिए कथन एक तो सही है। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिए, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को खारिज कर दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायिकाओं के उद्भव की अनुमति दे दी। ठीक है, प्रांतीय विधायिका के उद्भव की अनुमति दे दी। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। रक्षा और विदेशी मामलों जैसे प्रमुख विषय गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। इसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, ये तो आप लोग को पहले से पता है। गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में रक्षा और विदेश मंत्रालय था। ठीक है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में, और जो है कि मताधिकार को 3% से बढ़ा के 14% आबादी तक किया गया था। मताधिकार की जो आयु थी, जो मताधिकार का आबादी 3% से बढ़ा के 14% कर दिया गया। मुसलमान, सिख और अन्य लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए, लेकिन दलित वर्गों के लिए नहीं था। जो 1935 का अधिनियम था, इसमें दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दिया गया था। मुसलमानों को और सिखों को दिया गया था। दलितों को कब ऐड किया गया था बताइए? गवर्नर को महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियां प्राप्त थी। 1935 का जो अधिनियम है ना आपका, इसको बनाने में कई वर्ष लगे। इसकी शुरुआत तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही हो गई थी ना। और ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1930 में इसकी जब रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, उसके बाद जो है कि आपका जो 1935 का अधिनियम है, ये किस बात के लिए ज़्यादा फेमस है? तो सबसे बड़ा तो एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, उन देशी रियासतों को शामिल करना था जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इसमें शामिल हो। ये एक संघ बनेगा अखिल भारतीय स्तर पे, और इसमें देशी रियासत अपनी इच्छा से आ सके। ठीक है, और ये जो ब्रिटिश भारत के प्रांत इसमें शामिल होने वाले थे, इसमें 11 प्रांत थे। एक तो मद्रास, बम्बई, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध। ठीक है, द्वैध शासन अब 1919 में जो प्रांतों में था, 1935 में केंद्र में लागू हो गया। प्लस आपका जो आरक्षित और हस्तांतरित दो भाग थे ना, तो केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया। आरक्षित भाग में फिर आरक्षित विषय में फिर से वही सारा चीज़, गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी पार्षद के हेल्प से करेगा।
कार्यकारी पार्षदों की हेल्प से गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों का प्रशासन करता था। आरक्षित विषय में क्या होता था? प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामला, धार्मिक मामले, और जो गवर्नर क्षेत्र के कार्यकारी पार्षदों की सहायता से जहाँ पे आप कबायली वगैरह का जो क्षेत्र था वहाँ पे शासन कर सकते हैं। हस्तांतरित विषय का जो गवर्नर जनरल है ना, वो अपनी मंत्रियों की सहायता से करता था। ठीक है, तो आरक्षित विषय कार्यकारी पार्षद के हेल्प से और मंत्रियों की हेल्प से हस्तांतरित विषय होते थे। उसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत ही जानते हैं ना कि बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और अदन को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। बरार मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। 2 नए प्रांत बनाए गए थे, उड़ीसा और बिहार का इस समय। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता मिला, संघीय न्यायालय मिला था। उसके बाद जो है कि ये जो संघीय न्यायालय है इसमें आपको जो प्रांतीय इकाइयों का जो विवाद है वो सब सुलझा सकते थे, लेकिन न्यायालय जो है अपील का अंतिम न्यायालय ये नहीं था। अभी भी अपील का अंतिम न्यायालय आपका प्रीवी काउंसिल था। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम है ना, ब्रिटिश संसद के द्वारा जब पारित किया गया तो सबसे बड़ा ये अधिनियम था, क्योंकि इसमें 321 धाराएं और 19 जो है कि परिशिष्ट थे। एक तरह से ये भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास, इसको कह सकते हैं हम लोग। अंतिम संवैधानिक प्रयास इसलिए जो कि सबसे अधिक समय तक कार्यरत भी रहा। ठीक है, हमारे संविधान में काफ़ी सारे पार्ट्स यहाँ से लिए गए। 1935 का अधिनियम जो है ना, व्यवस्था के आधार पर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण इस समय कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहे हैं। ये कथन आपको हिस्ट्री में पूछ सकता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा है, और इस अधिनियम को एक ऐसी मशीन बताया है जिसमें ब्रेक अनेक है लेकिन इंजन कोई नहीं है। ठीक है, ब्रेक तो अनेक है पर इंजन ही नहीं है। जिन्ना ने क्या कहा है कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल ही अस्वीकृत है। तो सड़ा हुआ अगर आएगा तो जिन्ना मार देना, उनका कथन है। सी राजगोपालाचारी ने क्या कहा 1935 के अधिनियम के बारे में कि द्वैध शासन से भी बुरा है ये। ठीक है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का दास्ता का अधिकार पत्र। ओके, तो ये कथन जो है ना, स्टेटमेंट आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। चलिए, ये आपका 105 नंबर का प्रश्न। ठीक है, अब 106 में आते हैं हम लोग। चलो, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। जो क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रस्ताव था? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। जो नया संविधान बनेगा तो जो प्रांत इसमें तैयार नहीं होगा स्वीकार करने के लिए, तो उनको ये अधिकार होगा कि अपने फ्यूचर के लिए वो ब्रिटेन के साथ अलग से संधि बना ले। क्या सही है? सही है केवल 2। ठीक है, केवल 2, और पहला जो है वो सही नहीं है। प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे, ये बात नहीं है। 1942 का जो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के उसमें भारतीय समर्थन लेने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया था। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को मिली पराजय के बाद भारत पर आक्रमण करने का जापानी खतरा अब वास्तविक लगने लगा था और भारतीय समर्थन महत्वपूर्ण हो गया था। कथन एक इसलिए सही नहीं कि संविधान सभा का गठन प्रांतों आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्वाचित मनोनीत नहीं और रियासतों यानी कि जो मनोनीत होते थे के सदस्यों के साथ किया जाएगा। एक नया संविधान निर्माण निकाय और सरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संधि पर बातचीत करेंगे। तो पहला सही नहीं है। दूसरा जो है, कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं है वो अलग से ब्रिटेन के साथ संधि कर सकता है। ठीक है, अपना अलग से संघ बना सकता है। यह आपका 105 106 नंबर प्रश्न है।
आइए इसका बॉक्स देखते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा मनोनीत सदस्य तार्किक रूप से विचार कीजिए। विधानसभाएं निर्वाचित निकाय हैं, तो वे प्रतिनिधियों को चुनने की अपेक्षा मनोनीत क्यों करेंगी? जब ये निर्वाचित है तो प्रतिनिधियों को चुनेंगी ना, मनोनीत क्यों करेंगी? तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा सदस्य उच्च निकायों के लिए दूसरों को मनोनीत नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि उन्हें चुनते हैं। रियासतें मनोनीत कर सकती हैं क्योंकि वे चुनाव पर आधारित नहीं थी। इसलिए आपका पहला जो आपका कथन है वो गलत है, क्योंकि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये गलत है, ठीक है। चलो, 107 नंबर प्रश्न, क्रिप्स मिशन के बारे में और कुछ बताओ अगर आपको याद है। चलो, फिर से आपका आ गया। अच्छा, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। क्रिप्स मिशन में जो बातें थी उसमें एक तो बात और है कि 22 मार्च को डेट पूछा भी है आपका बीपीएससी में। 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें था कि भारत को ना एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। यदि वह चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर सकता है। उसके अलावा एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़ा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें कुछ सदस्यों को प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा निर्वाचित, कुछ को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाना था। अगर इस तरह से तोड़ के आपका रहता ना, ये जो 106 वाला आपका प्रश्न है 2022 का, ठीक है, तो आपका प्रांतीय विधायिकाओं के साथ निर्वाचित तो सही है, बट शासकों द्वारा मनोनीत किया जाना था। ये रियासतों द्वारा नामित नहीं होगा, मनोनीत होगा। अगर ये अलग अलग से लिखता ना, तब आपका ये स्टेटमेंट पहला भी सही हो जाता, ठीक है। तो ये आप याद रखना, प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा निर्वाचित और कुछ ऐसे जो प्रांत हैं जिनको शासकों के द्वारा मनोनीत किया जाना था, ये बातें थी, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने का अधिकार है उसको। प्रांतों को सम्राट की सरकार से अलग एक नया संविधान देने के तैयार था। मतलब जो भी अगर नहीं मान रहा है, वो अपने वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखना चाहता है, तो उसको हक है। नए संविधान को स्वीकार नहीं करने वाले जो प्रांत हैं उनको प्रांतों को सम्राट की सरकार अलग से एक नया संविधान देने को तैयार थी। युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के मुख्य मुख्य जो वर्गों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन ब्रिटिश भारत की सरकार के पास ही रक्षा मंत्रालय होगा, ठीक है। कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा और भारत की जनता के अलग अलग प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसके बाद मतलब क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा गया है, कथन किसका है। एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, और जो है कि भविष्य के वादों से ही संतुष्टि नहीं चाहिए, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि मिलेगी, यह कथन है कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी ने तो इसको पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उत्तर तिथि चेक कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसे बैंक के नाम है जो टूट रहा है, ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है, ठीक है, ये गांधी जी ने कहा है। और पोस्ट डेटेड चेक तो गांधी जी ने कहा है और नेहरू जी ने कहा कि ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा कि शैतान का वकील क्रिप्स मिशन, उनके पुराने मित्र क्रिप्स जो है शैतान के वकील बनकर आए थे, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। क्रिप्स उनके दोस्त थे और वे शैतान का वकील बन के आए थे। जो उनकी योजना है उसका क्रियान्वयन का परिणाम बहुत ही मतलब देश को विभाजित कर देगा, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना इसलिए किया क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग को नहीं माना गया था, और वो इसलिए इसका क्रिप्स जो है कि घोषणा नाराज थे, ठीक है। 29 मार्च को 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा हुई। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। 22 मार्च को जो है कि एक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। 29 मार्च को इसके प्रस्ताव की घोषणा हो गई। 11 अप्रैल को इसको वापस ले लिया गया। आपका क्रिप्स मिशन का जो एक आउटलाइन है वो आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है आपका। इसके अलावा हम लोग अब 106 नंबर प्रश्न करेंगे। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे, ये हम लोग कर चुके हैं, सॉरी। 107 नंबर प्रश्न, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था बताइए आप लोगों को।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ये कौन सा है, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो। और ये सब आपको पता है, ग्वालियर के टैंक में कांग्रेस की बैठक हुई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में, अब उसको अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, वहाँ पे पारित किया गया था, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसकी क्या क्या मुख्य विशेषता थी? ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई, एक अस्थायी सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा गया, अंग्रेजों की वापसी के बाद घोषणा किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश का समर्थन नहीं करेगा और तब तक उनको स्वतंत्रता न दी जाए जब तक वो नहीं करे, मतलब नहीं करेगा स्वतंत्रता। गांधी जी के प्रसिद्ध आह्वान थे, गांधी जी के द्वारा इस अधिवेशन में करो या मरो का नारा दिया गया था। यही आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जो है हुई थी ना, 14 जुलाई 1942 को, वहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और जो है ना, ये एक और इसमें बहुत अच्छा लाइन है। कांग्रेस के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा गया था गांधी जी के द्वारा कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई को जो वर्धा में आयोजित हुआ था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित करते हुए विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये बहुत अच्छा लाइन है और ये पूछता है कि किस आंदोलन के दौरान कहा गया था, ठीक है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन में वैसा कुछ नहीं है। अगस्त 1942 में तिलक दिवस भी हम लोग 1 अगस्त 1942 को मनाते हैं। और इलाहाबाद में नेहरू जी ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, ठीक है। हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम द्विधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, ये नेहरू जी ने कहा था इलाहाबाद में। और जो है कि जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। आगे नेहरू ने कहा था कि संघर्ष, निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर है। एमरी और क्रिप्स को उन्होंने इस टाइम कहा था, ओके। इसके बाद जो है कि इसको अगस्त क्रांति भी हम लोग कहते हैं। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में जब वार्षिक बैठक हुई थी तो इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। बैठक में वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई थी। 7 अगस्त 1942 को इसका जो है कि वार्षिक बैठक हुआ था। अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जिसका नेतृत्व विहीनता की स्थिति में हुआ था। अगस्त क्रांति कहते हैं हम लोग इसको। और इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था और सरोजिनी नायडू के सहित गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है। 9 अगस्त को इनको गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू के साथ आगा खां पैलेस में रखा गया था। बाकी जो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे ना, नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, ये सभी को गिरफ्तार करके अहमदनगर में कैद करके रखा गया था, ठीक है। तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। मैं क्या करूँगी कि आपका एक एक टॉपिक, जैसे क्रिप्स मिशन में क्या प्रस्ताव था, ऐसे एक शॉर्ट वीडियोज़ आपको सेंड कर दूँगी हिस्ट्री का, ठीक है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में इनको याद किया जाता है। किसको? प्रेम कुमार सहगल को, शाहनवाज खान को, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों को कोर्ट मार्शल मुकदमा शुरू किया गया। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह, ठीक है, ये सभी को आज़ाद हिंद फौज के जो 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, नेताजी के भरोसेमंद सहयोगी थे। भारत में व्यापक प्रदर्शन और अशांति के बाद अंग्रेजों को उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस नेता नेहरू ने भी भूला भाई देसाई और बैरिस्टर तेज बहादुर सप्रू आज़ाद हिंद फौज अधिकारियों की कानूनी रक्षा टीम में शामिल थे, ठीक है। तो ये आपका ठीक है। 109 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था?
क्या था बताइए। 109। आंसर आपका है 1, 2, 4। ठीक है, यानी कि 3 नहीं है। 109 में पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी की स्वीकार की स्वीकृति नहीं, ये तो कभी भी नहीं माना था गांधी जी के बाद में। इसमें दम नहीं था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना सही है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना सही है। पुलिस की जातियों के लिए जांच करने के बाद गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति ये नहीं था। केवल उन्हीं कैदियों को छोड़ना जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था सही है, इसलिए भगत सिंह ये सबको नहीं छोड़ पाए थे क्योंकि उन पर हिंसा का आरोप था। ठीक है, चलो। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से बढ़ते सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण हुआ था, जिसमें नमक कर जैसे ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ व्यापक विरोध शामिल था, जिसके कारण राजनीतिक बातचीत की आवश्यकता जो है कि उत्पन्न हुई। गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जिस पर महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन मार्च 1931 में शुरू हुए थे। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, यानी कि कांग्रेस अपना गया था। ठीक है, चलो। 110 नंबर प्रश्न में आते हैं, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। समर्थन किया था ना। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो वार कॉन्फ्रेंस था, गांधी जी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था, इसलिए 2 जो है गलत है। ठीक है, भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। हाँ, औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस समय अवैध घोषित कर दिया था। चलिए इसका जो है कि डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया जाए हम लोग यहाँ से। 1900 के दशक में शुरुआत में गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य में गिरमिटिया मजदूरी प्रणाली को समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सभी ब्रिटिश क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी प्रणाली की निंदा की थी। कांग्रेस की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कराने के मनीलाल डॉक्टर के अभियान का भी समर्थन किया था। मनीलाल डॉक्टर का, ठीक है, नाम याद रखना। दूसरा सही नहीं है क्योंकि चैम्सफोर्ड के गांधी को युद्ध सम्मेलन में दिल्ली आमंत्रित किया गया था। चैम्सफोर्ड ने गांधी जी को दिल्ली आमंत्रित किया था और गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए ब्रिटिश प्रयासों में सहयोग भी दिया था। उन्हें उम्मीद था कि इस तरह के समर्थन से भारत के लिए राजनीतिक सुधार और अधिक स्वशासन की प्राप्ति संभव हो पाएगी। नमक कानून तोड़ने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने हजारों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और गांधी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जेल में डाल। चलो 111 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए प्रश्न, इनमें से कौन सही है? रॉयल इंडिया नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये आपका जरूर कार्यक्रम मिलाने का वाला जो प्रश्न है 111 का। सी यानी कि 3, 2, 1। ठीक है, पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 3, 2, 1। गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर। ठीक है, अगस्त में आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 46 में आपका रॉयल नेवी विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। नाविकों के द्वारा ब्रिटिश रॉयल नेवी में कठोर परिस्थितियों, वेतन के कारण भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन, नौसेना में विद्रोह हुआ था। रॉयल नेवी विद्रोह 1946 में। यह विद्रोह कई नौसैनिक ठिकानों तक फैल गया जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया था। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न में आते हैं।
चलिए 112 में आते हैं। पता है आपको ये टॉपिक जो है, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं, ये टॉपिक बड़ा होते जा रहा है। मतलब ये जो है एकदम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो ये आपका टाइमिंग बढ़ते जाएगा। पहले आपका 15-20 मिनट का होता था वीडियो, अभी आपका 50 मिनट का हो रहा है। बीच बीच में क्या है कि मैं किसी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, जैसे 1935 का अधिनियम, क्रिप्स मिशन, सारे को मैं डिटेल कर रही हूँ। तो आपका वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो कोई बात नहीं, बट आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएगा। ओके। सर स्टैफोर्ड कृषि योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिल जाएगा। आपको अभी ही मैंने बताया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया था। डोमिनियन स्टेट्स मिलेगा और युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रांतों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्वाचित और रियासतों यानी कि मनोनीत के सदस्य शामिल होंगे। कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं है वो अलग से संविधान अपना सकता है और अलग से अपना संघ बना सकता है। नया संविधान निर्माण निकाय और सरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संधि पर बातचीत करेंगे। नया संविधान निर्माण के लिए और सत्ता हस्तांतरण के लिए सरकार जो है एक संधि पर बातचीत करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन मिशन वाला है। 113 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में, ठीक है। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ओके, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित करना चाहती थी। क्या सही है? 113 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। और तीसरा देखिए क्या है, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। नहीं नहीं नहीं, सोशलिस्ट पार्टी जो थी ना, वो कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी गुट जो पनप रहा था, जिसकी स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अन्य कांग्रेस सदस्यों के द्वारा की गई थी। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अन्य कांग्रेसी सदस्य जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे उनके द्वारा, ठीक है। एक सही नहीं है क्योंकि कह रहा है कि जो है कि पहला वाला स्टेटमेंट आपका ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों का अपवंचन, दूसरा है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, ठीक है। अब देखो, विकेंद्रीकृत जो है कि विकेंद्रीकृत समाजवाद की वकालत की, जिसमें सहकारी समितियां थीं, ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र किसान और स्थानीय अधिकारी आर्थिक शक्ति का पर्याप्त हिस्सा रखेंगे। उन्होंने नीतिगत मांग के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार या करों की चोरी को बढ़ावा नहीं दिया, ठीक है। जो है कि दूसरा देखिए, उनका ध्यान स्वतंत्रता प्राप्त करने पर था और वे राष्ट्रवाद के माध्यम से समाजवाद में विश्वास करते थे तथा उनका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना नहीं था। तीसरा, वे धर्मनिरपेक्ष थे और वर्ग एकजुटता के माध्यम से सांप्रदायिक विभाजन को समाप्त करने की उम्मीद करते थे। नरेंद्र देव और बशावन सिंह, ठीक है, नरेंद्र देव और बशावन सिंह जैसे कई लोग एक लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे जो सुधारवादी सामाजिक लोकतंत्र और मार्क्सवाद दोनों से अलग था। उन्होंने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के लिए अलग निर्वाचकों का समर्थन नहीं किया, ठीक है। अल्पसंख्यक उत्पीड़ित वर्ग के लिए अलग से कहाँ, वो ऐसा कहाँ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये तीनों नहीं था। अब हिंट वाला जो टॉपिक है ये देख लीजिए। कथन 3 के अनुसार कांग्रेस, ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ नहीं था। चलिए 114 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। जो नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पे एक अभियान संगठित किसके द्वारा? श्री राजा गोपालाचारी, ठीक है। तो ये तो आपका पढ़ा है, श्री राजा गोपालाचारी। तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट पर वेदारण्यम तक एक मार्च का आयोजन किया गया था। जैसे दांडी मार्च गांधी जी ने किया था ना, वैसे ही श्री राजा गोपालाचारी ने तंजौर तट पे किया था, ओके। एनी बेसेंट 1847 से 1933 और B.O. चिदम्बरम पिल्ले 1872 से 1936। ये जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ना, इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो ये इसको आप देख लीजिए एक बार।
एनी बेसेंट का 1847 से 1933 तक था। ये ब्रिटिश समाजवादी थियोसॉफिस्ट थी और उन्होंने स्वशासन की वकालत भी की, होम रूल लीग से जुड़ी हुई थी। तो 1917 में जो है पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। उसके अलावा वीओ चिदम्बरम पिल्लई जो 1872 से 1936 तक थे, तमिलनाडु के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और राष्ट्रवादी थे। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी 1906 की स्थापना इन्होंने की थी, 1906। ठीक है। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी 1906 की स्थापना चिदम्बरम पिल्लई जी ने की थी। स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें जेल में डाला गया था और उन्हें अक्सर कंपोलोटिया तमिजहन तमिल कर्णधार ओहो ये कहा गया है चिदम्बरम पिल्लई को। ठीक है। चलो 115 नंबर प्रश्न में आते हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कैबिनेट मिशन के बारे में क्या सही है? तो केवल एक सही है कि एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश किया गया था। दूसरा नहीं, न्यायालय की शक्तियों का विस्तार ना, आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लोग बंद, ये सब कहाँ से आ गया? कैबिनेट मिशन योजना एक्चुअली है क्या, बताओ। चलो हाँ, वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ घबराना मत। आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। तो जैसे ही आपके पास कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आए, क्वेश्चन लगाने के बाद आप उसको एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करना अपने मन में ही कि हाँ आखिर हुआ क्या था कैबिनेट मिशन में। तो सबसे पहले तो जनवरी 1946 में ब्रिटेन का जो लेबर पार्टी था ना, उसके नेता थे एटली। उन्होंने भारतीय नेताओं से कहा कि एक संसदीय दल जो कैबिनेट मिशन के तौर पे हम भारत भेजेंगे, जनवरी 1946 में। ठीक है। लेबर पार्टी के नेता इटली जो वहाँ के पीएम थे। उसके बाद 29 मार्च को 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, 29 मार्च को आया। इसके पहले जब हम लोग क्रिस्प मिशन पढ़े थे उसमें भी हम लोग पढ़े थे ना, याद है आपको? क्रिस्प मिशन वाला जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, उसमें क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो 22 मार्च को आया था भारत, और ये कब आया था कैबिनेट मिशन, कब आया था भारत, बताओ। 29 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा हुई थी। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पे भी 29 मार्च वही वाला आ गया फिर से आपका, लेकिन ये 42 नहीं 46 है। और कैबिनेट मिशन उस 22 मार्च 1942 को आया था ये क्रिप्स मिशन में, और 29 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन में। इसलिए क्योंकि डेट पूछता है और बीपीएससी तो ऑलवेज ओहो क्या ही फैक्ट में उलझाता है, क्या कहें। कैबिनेट मिशन के सदस्य में कौन कौन थे? क्रिप्स अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन जो है ना, कैबिनेट मिशन जो है ना, वो 19 फरवरी 1946 को पैंथिक लॉरेंस ने इसके बारे में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक कथन कहा था। वही सब की जो है कि समूचे संसार की शांति के लिए आवश्यक है ये सारा कुछ। ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है इसमें 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा कर दी गई थी। उनके प्रस्ताव में क्या था? विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार साधन केंद्र सरकार के अधीन होंगे। संघीय विषयों को छोड़ दीजिए, अगर तो शेष विषय अवशिष्ट शक्तियाँ जो है प्रांतों में निहित होगी। ठीक है। विदेशी, प्रतिरक्षा, संचार ये केंद्र के पास होगा। ठीक है। और ये भारत एक प्रांत होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य दोनों होंगे। और संघीय विषयों को अगर छोड़ दे तो अवशेष शक्तियाँ प्रांतों में होगा। ऐसी रियासतें जो विषय तथा शक्तियाँ संघ को सौंप दे, उनके अतिरिक्त अन्य सभी विषय तथा शक्तियाँ उनके पास सुरक्षित रहेंगी। जो रियासतें कुछ विषय और शक्तियाँ संघ को दे दे, उसके अलावा सभी उसके पास रहेगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा और देशी रियासतों के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा। जो संविधान निर्मात्री सभा होगा उसका गठन प्रांतीय विधानसभा के द्वारा और देशी रियासतों के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएगी। ये तो पता ही है आपको। फिर उसी तरीके से ना प्रांतों को कई श्रेणियों में भी बांटा गया था, क ख ग, ये सब आपको उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्पेक्ट्रम का बुक खोलना और पढ़ना। ठीक है। मैं जो एक थोड़ा बहुत आउटलाइन कर दे रही हूँ आपका, इसलिए क्योंकि आपका रिकॉल हो जाए कि कैबिनेट मिशन है क्या।
कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी कहते हैं न कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। उसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत को भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। संविधान के निर्माण की बात कैबिनेट मिशन में उठाई गई थी। मुस्लिम लीग को जो है वायसराय को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। उसने एक प्रस्ताव पारित करके कहा था कि स्वतंत्र पूर्ण प्रभुसत्ता पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई के लिए वो बात कर रहे थे। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को तो जानते ही हैं सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो खैर चलिए, हम लोग कैबिनेट मिशन हो गया आपका। अब आता है आपका रेडक्लिफ समिति। ये क्या है? इसके बारे में कहा जा रहा है कि किस लिए नियुक्त किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के 2 दिन बाद इसका जो है कि विभाजन किया गया था। 117 नंबर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया से प्रारंभ हुआ था? क्रिप्स प्रस्ताव, ये तो पता ही 1942 में हुआ था ना। 118 नंबर देखते हैं, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था 1939 में। ठीक है, 118। तो कोई भी सही नहीं है, मतलब ऑप्शन आप एक बार पढ़ लो। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी ना। कांग्रेस में वामपक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। तीसरा है, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। उपयुक्त कथन ए बी सब कुछ भी सही नहीं है। 1935 में 1937 में जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद जिसने प्रांतीय स्वायत्तता की अनुमति दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के 11 में से 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था और वहाँ क्या था, 4 ही बता रहा था। तो ऑप्शन वो गलत। ठीक, भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने ब्रिटिश सरकार की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी की घोषणा की। इस एक तरफा घोषणा के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल ने युद्ध में भारत की भागीदारी के बारे में भारतीय नेताओं से परामर्श करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता के विरोध में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो यही कारण रहा। 11 में से 8 प्रांतों में तो मंत्रिमंडल गठन कर लिया था। फिर वायसराय जो थे लॉर्ड लिथगो, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी की घोषणा कर दी। तो ये एक तरफा घोषणा है, आपने कुछ किया नहीं, मतलब पूछा नहीं, ऐसे कैसे आपने, ऐसे कैसे थोड़ी ना होता है। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने भारत की भागीदारी के बारे में भारतीय नेताओं से परामर्श करने के मतलब नहीं किया, इसलिए विरोध में दे दिया। ठीक है, चलो 119 नंबर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? तो यह आंदोलन अहिंसक था। ये उसका नेतृत्व महात्मा गांधी नेतृत्व विहीन था ना। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। सही है। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? बी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है करो या मरो का मंत्र दिए थे, आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। बी सही नहीं है, क्योंकि जो है कि इसमें इस आंदोलन का कमान बहुत से जयप्रकाश नारायण राममनोहर लोहिया जैसे युवाओं के हाथों में फिर आके शुरू में तो जो है कि गांधी नेहरू पटेल सभी थे जेल में चले गए थे। इसके अलावा कई क्षेत्रीय नेता भी इसमें आ गए थे। सी भी सही है कि सविनय के आंदोलन गांधीवादी आंदोलन की तुलना में जनता की सहज भागीदारी थी और ये स्वतः स्फूर्त था। भाषा आंदोलन सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित तो नहीं किया। 120 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत इजी इजी है, पहले का क्वेश्चन सब है। उषा मेहता जो गुप्त रूप से जो है कांग्रेस रेडियो चला रही थी, कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए फेमस हुई थी। ठीक है, ठीक है, चलो 121 नंबर प्रश्न में आते हैं। कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? आप बताओ। सोच लो मन में, अगर उधर जाने के बाद तुम्हारा सही नहीं हुआ तो बताती हूँ मैं। उम, 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 उम। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। ठीक है, ये तो आप लोग को पता था। क्रिप्स मिशन में आपका कांग्रेस की तरफ से थे। ठीक है, चलो
इसका डिटेल पढ़ने का ज़रूरत है क्या? हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले भी। पंडित नेहरू और जो है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक पत्रकार थे। उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें तत्काल स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी ना। प्रांतों को संयुक्त भारत से बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी और युद्ध के दौरान ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा गया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक या पोस्टेज चेक कहा है। ठीक है, चलो 121 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। हाँ जाओ। वर्ष 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो जो है प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। केवल एक सही है। ठीक है, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। केवल यही सही है। ओके, दूसरा गलत है। इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग नहीं मिला था। ये जो है व्यापारिक समुदाय उद्यम और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकारी हस्तक्षेप और सहायता के बारे में सकारात्मक था। ठीक है, 123 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। ये देखिए जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद श्री राजगोपाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। तो ये जो पैम्पलेट था ना, इसमें जो है कि यही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच संवैधानिक गतिरोध का समाधान प्रस्तावित करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने ये पैम्पलेट जारी किया था। इसमें सुझाव दिया गया था कि कांग्रेस को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान के लिए लीग की मांग को स्वीकार करना चाहिए। श्री राजगोपालाचारी के द्वारा जो पैम्पलेट था, इसमें सुझाव दिया गया था कि जो पाकिस्तान के लिए लीग की मांग है उसको स्वीकार करना चाहिए, बशर्ते कि ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे। उनका प्रस्ताव बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और भारत के भविष्य के शासन का गतिरोध को हल करने का एक प्रयास था। ये जो सांप्रदायिक तनाव था ना, ये बहुत ही मैटर करता है और लोग उस समय ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के फेवर में कुछ लोग चले गए, तो नहीं, उस समय कई ये परिस्थितियाँ थी। ठीक है, चलो 124 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल की थी, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर महासंकल्प प्रारूपित किया था किसने? बताओ जल्दी से। ये सोचने का ही नहीं है कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, नेहरू जी। 1931 का जो कराची अधिवेशन था, अध्यक्षता तो पटेल जी ने किए थे, लेकिन मौलिक अधिकार, आर्थिक कार्यक्रम, ये सभी जो है भारत के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण की नींव रखी गई थी। नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव में श्रम अधिकार, न्यूनतम मजदूरी समानता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक सुधारों की वकालत की गई थी। और जो है कि इसमें ये सारी चीज़ें स्वतंत्र भारत में शासन प्राथमिकताओं को आधार देने की बात की गई थी। 125 नंबर देखते हैं। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था और 240 मील की दूरी तय करने के बाद ही आपका ये शुरू हो गया था। ठीक है, तो सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर कर दिया गया था। करो या मरो का नारा तो भारत छोड़ो आंदोलन में है। 127 व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम और दूसरा कौन था जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा कौन था बताओ? ब्रह्मदत्त। 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए सत्याग्रहियों को चुना था और कहा था कि दिल्ली चलो का आंदोलन। ठीक है, और अहिंसक था, यह प्रतीकात्मक प्रकृति का था। ये इसका उद्देश्य था अभिव्यक्ति के आधार की पुष्टि करना। यह आंदोलन भारत के तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो 1940 में अगस्त प्रस्ताव का जवाब था। लिनलिथगो का जो अगस्त प्रस्तावना था, उसके जवाब में व्यक्तिगत सत्याग्रह था। ठीक है, ब्रह्मदत्त तीसरे थे। चलो 100 आपका 27 हो गया है ना। 128 में आते हैं हम लोग। क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान में सम्मिलित जो है कथन, क्रिप्स प्रस्ताव कितना आ रहा है देख लो। केवल 2 सही संविधान निर्मात्री निकाय की रचना की बात की गई थी, नॉट पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, इसलिए अभी हम जल्दी जल्दी करते हैं। ओके,
चलो, अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन। ये तो आपको पता ही है, अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी, हैं। और ये जो है भारतीय ध्वज भी फहराई थी ग्वालियर टैग मैदान में, ठीक है। 130 में आते हैं हम लोग। किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा था। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिप्स मिशन वाला मैटर, ठीक है। इस मिशन का नेतृत्व स्टैनफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था। लेबर पार्टी और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के युद्ध मंत्रिमंडल के ये सदस्य थे। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कारण था क्रिप्स मिशन भेजने का? दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को मिली पराजय के कारण भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा था। मित्र राष्ट्र जो थे अमेरिका, सोवियत संघ, चीन की ओर से ब्रिटेन पर भारतीय सहयोग लेने का दबाव था। ब्रिटेन को कह रहा था कि भारतीयों का हेल्प लो। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रवादियों ने मित्र राष्ट्रों का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त भी की थी, बशर्ते कि पर्याप्त शक्ति तुरंत हस्तांतरित कर दी जाए और युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए। ये भारतीयों का अपना ये था, तर्क था कि मुझे ऐसा करना है। चलो चलो, 131 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन के लिए सुझाव दिया था, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जा रहे थे? तो शिमला सम्मेलन, ठीक है। जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। ये जो शिमला सम्मेलन है इसको वेवेल योजना भी कहते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। शिमला सम्मेलन वाला 131 नंबर जो आपका प्रश्न है, ठीक है। शिमला सम्मेलन को वेवेल योजना भी कहते हैं। अक्टूबर 1943 में लिलिथको की जगह लॉर्ड वेवेल आया। भारत का वायसराय बन के लॉर्ड वेवेल आया 1943 में। और इस समय भारत की स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण थी, क्योंकि 1942 का मैटर था, द्वितीय विश्व युद्ध थी, ये सब कुछ। हाँ, तो वेवेल जो है ना, स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा था कि कैसे क्या करें। 14 जून 1945 को वेवेल ने वेवेल योजना प्रस्तुत की थी। 14 जून 1945 को की थी। अब इसमें था क्या प्रॉब्लम? केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन करने की बात की गई थी, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा कुछ सदस्य भारतीय भी हो, ठीक है। इसमें एक बात की गई थी कि कार्यकारी परिषद हो केंद्र में और वायसराय हो तथा कमांडर इन चीफ के अलावा कुछ शेष सदस्य भारतीय भी हो। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी, जिससे अब तब तक देश का शासन चलाना था ना, जब तक एक नए संविधान की बात ना आ जाए। मतलब संविधान के नहीं आने तक कार्यकारी परिषद होगी, जिसमें शेष सदस्य भारतीय भी होंगे। बेवेल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। वेवेल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन किया गया था। वेवेल प्रस्ताव तो 14 जून को आ गया था, 25 जून को शिमला सम्मेलन किया गया। 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। अब बताओ इसमें आ जाएगा कि कौन नहीं था, तो आप चार में से ना एक तो पक्का आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो शिमला सम्मेलन के कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अब्दुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया था, ठीक है। दो आदमी तो आपको पक्का याद रहना चाहिए, एक आपका अब्दुल कलाम और जिन्ना। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी जो है कि कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाए। सम्मेलन में जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो है उसमें वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य को मुस्लिम लीग से ही लिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। यही सम्मेलन का असफलता का कारण बन गया। उसने कहा कि मुस्लिम लीग से ही सारे मुस्लिम सदस्य को लीजिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ही पूरे मुसलमानों का जो है कि विधाता है बना हुआ। और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया, आपका असफलता का कारण बन गया इस सम्मेलन का, ठीक है। जिन्ना के ये जो अनुचित अप्रजातांत्रिक प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध कर दिया। वेवेल ने 14 सदस्य वाली जो वायसराय की कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की, ठीक है। इसके पहले ही बता चुके हैं। कार्यकारी परिषद के नियुक्ति की बात की गई थी कि कार्यकारी परिषद बनेगा, जिसमें कि है जो कि आपका क्या कहते थे, वायसराय होगा, कमांडर इन चीफ होंगे और शेष कुछ सदस्य भारतीय भी होंगे।
तो 14 सदस्यों वाली परिषद में 6 स्थान मुसलमान सदस्यों को मिल गया। 14 सदस्य वाले जो वायसराय की कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की बात की गई, उसमें 6 स्थान मुसलमान सदस्य को मिला। बचा कितना? 8। भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमान केवल 25% थे। इसके बावजूद भी लीग को संतुष्ट करने के लिए 14 में से 6 सदस्य तो मुसलमान को रख लिया गया। फिर भी लीग ने इस योजना का विरोध कर दिया। अंततः वेवेल ने इस योजना को निरस्त ही कर दिया। मतलब क्या ही है बाबा, तुम 25% की संख्या में हो, फिर भी तुम विरोध कर रहे हो, जबकि तुमको 6 सीट मिल गया है 14 में से। अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक वाटरशेड की संज्ञा दी थी। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की बात कही। सम्मेलन में वेवेल ने लीग को अधिक संतुष्ट करने की नीति का पालन किया। एक ऐसे वीटो शक्ति सौंप दी जिसका वह किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव के विरुद्ध प्रयोग कर सकती थी। ये वेवेल ने लीग की जो अधिक संतुष्ट करने की नीति का पालन कर दिया ना, ये तो मुसलमानों को वीटो शक्ति दे दिया ना। इसी तरह से संवैधानिक प्रस्ताव के विरुद्ध का प्रयोग करने के बाद इसमें आई। फिर वीटो का अधिकार जो दे दिया गया था वेवेल के द्वारा, मुस्लिम लीग को शिमला सम्मेलन में मिल गया था, और यही था कि मुसलमानों को किसी प्रस्ताव पर अब आपत्ति होने लगता था और उनको 2/3 बहुमत से पारित होने पर स्वीकार कर जाने की बात करते थे। ठीक है, तो ये आपका शिमला सम्मेलन से जुड़ा हुआ कुछ बात है। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, रक्षा को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों के पास, वायसराय गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्ति बनी रहेगी, लेकिन इसका प्रयोग न्यूनतम होगा। गवर्नर जनरल, ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं। 1939 132 नंबर प्रश्न देखिए। 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस 132 नंबर प्रश्न है कि 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध कुछ युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो ए आपका सही है। ठीक है, एक तो 1936 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 11 में से 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया था। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन शिक्षा, आर्थिक सुधार, नागरिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते हुआ था। 1939 में प्रांतों में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। 1939 में जो है कि वो अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, इस्तीफा दे दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के अंत को चिन्हित कर दिया गया। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वायसराय ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के समर्थन की घोषणा कर दी। जबकि कांग्रेस का मानना था कि भारत को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए, ना कि औपनिवेशिक शासन के तहत जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन के युद्ध का समर्थन करने का भी विरोध किया। परामर्श ही उनके इस्तीफे का प्रत्यक्ष कारण बना। ठीक है, चलो 133 नंबर प्रश्न देखो आगे। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये सही है, आर सही नहीं है। वेवेल का ऐसा कोई विचार नहीं था कि ऐसी व्यवस्था होगी तो भारत का बंटवारा ही बच जाएगा। लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो वेवेल योजना 1945 का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध का हल करना था। इसमें अंतरिम सरकार के लिए रूपरेखा का बनाने का भी बात किया गया था। ठीक है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर होनी चाहिए। वेवेल योजना का उद्देश्य विभाजन को रोकना नहीं था, राजनीतिक संवाद और ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वशासन को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा खींचना था। मतलब राजनीतिक संवाद करके ब्रिटिश शासन से एक हम सत्ता हस्तांतरण के लिए आउटलाइन दे देंगे। 134 नंबर प्रश्न देखिए। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? खाद्य एवं कृषि। 135 नंबर प्रश्न देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी ने जो है कि सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफा देने को कहा। भारत छोड़ो आंदोलन में कहा। सैनिकों को अपनी चौकियां छोड़ने को कहा नहीं।
उन्होंने रियासतों के राजकुमारों से अपने लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करने को कहा था। सी केवल 3 सही है। जो है गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था ना। ये सरकारी कर्मचारियों को भूमिका छोड़ने के लिए नहीं कहा, ब्रिटिश शासन के समर्थन से इनकार करने और स्वतंत्रता की मांग करने का आग्रह किया। गांधी जी ने सैनिकों को अपने पद से छोड़ने के लिए भी नहीं कहा। गांधी जी ने स्वराज और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का उपदेश दिया और रियासतों से कहा कि अपने लोगों की संप्रभुता को अपनाने की वकालत की। 136 नंबर प्रश्न देखिए, 1935 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था। किस प्रांत में ऐसा हुआ था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत? तो ये पंजाब में। बिहार, मद्रास, उड़ीसा पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। 36-37 का चुनाव में 11 में से जो 8 प्रांत बने थे, कांग्रेस को पंजाब में बहुमत नहीं मिला था। बाकी इसके बजाय यूनियनिस्ट पार्टी जो जमींदार और विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों का गठबंधन था, जिसका नेतृत्व सर सिकंदर हयात खान ने किया था। यूनियनिस्ट पार्टी जो था ना, जमींदार और विभिन्न धार्मिक समुदाय के प्रतिनिधियों का गठबंधन था। इसका नेतृत्व सर सिकंदर हयात खान ने किया था और मुस्लिम लीग के समर्थन से सरकार भी बनाई थी। 136 प्रश्न तक कर लिए हम लोग। 173 तक है ये वाला टॉपिक। तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग अब 137 से ना नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।